हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है व्यास एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से मैं लेकर आया हूं आप सभी लोगों के लिए इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि प्रमुख ब्रिटिश गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित है। हर एक एग्जाम में इनसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। उन प्रश्नों का नेचर कैसा हो सकता है, कैसे प्रश्न बनने की संभावना है और कैसे प्रश्न बने हैं, उनकी चर्चा मैं करूंगा। और किस वायसराय या गवर्नर जनरल ने कौन सा कार्य किया या उसके समय के दौरान कौन सा कार्य हुआ, हम उसकी चर्चा करेंगे। आइए बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी क्रम में। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं रॉबर्ट क्लाइव की। रॉबर्ट क्लाइव की बात करते हैं तो रॉबर्ट क्लाइव, देखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव के समय में जो युद्ध लड़ा गया, सबसे पहले याद रखिएगा, दो युद्ध याद रखिएगा, प्लासी और बक्सर। कौन से याद रखेंगे? प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। प्लासी का युद्ध सन 1757 में लड़ा गया। कब लड़ा गया था? सन 1757 में। और बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 1764 में। ठीक है। इन दोनों युद्धों के बाद अब ब्रिटिश सत्ता भारत में पूर्णतः स्थापित हो चुकी थी, खास करके बंगाल के साइड में। तब के बंगाल में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इसके अलावा असम का भी कुछ क्षेत्र शामिल था। अब देखिए, जैसे ही अधिकार होता है बंगाल पे, तो अब यहां पर ब्रिटिश अधिकारी भी नियुक्त किए जाते हैं यहां के शासन और प्रशासन की देखभाल के लिए। तो जो सबसे पहला अधिकारी नियुक्त किया गया वो है रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव, नाम अलग अलग जरूर हैं, बस इतना आप समझिएगा साधारण सी भाषा में कि ये एक ब्रिटिश अधिकारी हैं और इनके समय में अलग अलग कार्य हुए हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले देखते हैं रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। पहली बात, प्लासी का युद्ध इसी के समय लड़ा गया। प्लासी का युद्ध सन 1757 में लड़ा गया। तो प्लासी का युद्ध जब लड़ा गया तो ये रॉबर्ट क्लाइव और जो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, इन दोनों के बीच में लड़ा गया। ठीक है, क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर था। जैसे ही प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल पे अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है, तो क्लाइव को एक अधिकारी बना दिया जाता है और उसे कहा जाता है गवर्नर। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर, केवल यहां पर क्या शब्द है? गवर्नर। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। यह ध्यान रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न बहुत पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। क्लाइव ने बक्सर के युद्ध के बाद द्वैध शासन लागू किया। ठीक है, अब देखिए द्वैध शासन व्यवस्था क्या है। द्वैध शासन व्यवस्था में यहां पर शासन दो लोग मिलकर चलाएंगे। ठीक है, दो लोग मिलकर चलाएंगे। एक के पास अधिकार होंगे और एक के पास कर्तव्य होंगे। एक के पास अधिकार होंगे और दूसरे के पास कर्तव्य होंगे। तो अधिकार क्लाइव ने अपने हाथों में रखा और कर्तव्य किसको दे दिया? बंगाल के नवाब को। इसी को हम द्वैध शासन के नाम से जानते हैं। बाद में वारेन हेस्टिंग्स आएगा और वारेन हेस्टिंग्स 1772 में द्वैध शासन को समाप्त कर देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। क्लाइव ने इंग्लैंड में जाके आत्महत्या कर ली। यह महत्वपूर्ण पॉइंट है, यह आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि किस गवर्नर ने आत्महत्या कर ली। तो आत्महत्या करने वाला गवर्नर कौन है? क्लाइव। ठीक है, इसके पीछे भी एक कहानी है, नंद किशोर से संबंधित एक कहानी है, जहां पे घूस वगैरह लेता है, इस पे मुकदमा चलता है, सारा कुछ होता है। ठीक है, तो इंग्लैंड में जाके ये आत्महत्या कर लेता है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। चलिए अगला कौन है? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो वारेन हेस्टिंग्स के बारे में देखते हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। अभी याद करिए, मैंने आपको पीछे बताया है कि बंगाल का गवर्नर कौन था? वो था रॉबर्ट क्लाइव। यहां पर पद का नाम वो बदल के हो गया क्या?
गवर्नर जनरल, गवर्नर के स्थान पे क्या हो गया, गवर्नर जनरल। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन, रॉबर्ट क्लाइव, और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन, वो होगा वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। वारेन हेस्टिंग्स के समय सन 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। देखिएगा, इस चीज को समझिएगा, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, देखिए एक एक्ट आया जिसको हम बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। क्या बोलते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कब आया, 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू, रेगुलेटिंग एक्ट में कहा गया कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू सन 1774 में कहां पर हुई, कलकत्ता में हुई। ठीक है, अब यहां पर देखने वाली बात यह है, सबसे पहले इसके मुख्य न्यायाधीश जो बनाए गए वो बनाए गए एलिजा एम्पे। कौन बनाए गए, एलिजा एम्पे। कौन बनाया गया, एलिजा एम्पे। एलिजा एम्पे को बनाया गया, एलिजा इम्पे या इम्पे भी कह सकते हो आप। और 3 सहायक थे, वो थे चैम्बर, लिमेस्टर, चैम्बर, लिमेस्टर और हाइड। ये 3 इसके सहायक न्यायाधीश या जज थे। तो आपसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है किसके समय में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, तो कौन था, वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं भाई। अब देखिए, चूंकि इसी के समय भारत में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, तो भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना गया है, वारेन हेस्टिंग्स को। तो भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है, वारेन हेस्टिंग्स को। यह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और यह हमेशा पूछा जाता रहेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है, प्रश्न है, बनता है इससे। तो सो प्लीज इसको ध्यान रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे देखते हैं। एकमात्र गवर्नर जनरल जिस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, इस पर महाभियोग चलाया गया, ठीक है, इस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। तो पूछ लिया जाता है प्रश्न कि वह कौन सा गवर्नर जनरल है या ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। तो आपका आंसर क्या होगा, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, वारेन हेस्टिंग्स के समय ही एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई, और एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करने वाले व्यक्ति थे, वो थे विलियम जोन्स। कौन थे, विलियम जोन्स। कौन थे, विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने सन 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की, जिसका काम था कि भारत के प्राचीन ग्रंथों को सबके सामने लाना। क्लियर है। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके समय में हुई, तो याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग्स के समय हुई। ठीक है, और किसने की, तो नाम किसका आएगा, विलियम जोन्स का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला गवर्नर जनरल है कार्नवालिस, या लॉर्ड कार्नवालिस भी कहते हैं। पहला पॉइंट इनके विषय में देखते हैं, इनसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो ध्यान से इन चीजों को देखिएगा आप सभी लोग। देखते हैं, भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता, भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता। अभी तक क्या हो रहा था कि जितने भी ब्यूरोक्रेट्स थे, यानी भारत पे जो अधिकारी थे, अधिकारी वर्ग, वो कहां से आ रहा था, वो इंग्लैंड से आ रहा था। भारत में सिविल सेवा अब प्रारंभ किसने करवाई, कार्नवालिस ने। इसलिए इसको कहा जाता है भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता। तो प्रश्न सीधे से पूछ लिया जाता है कि भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो आपका आंसर होगा कार्नवालिस। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। भारत में पुलिस सेवा का जन्मदाता, देखिए पुलिस सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो वो गवर्नर जनरल कौन है, कार्नवालिस। ठीक है, सीधा सा पॉइंट, सीधा सा प्रश्न और सीधा सा उत्तर आपका होगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण है, सन 1793 में बंगाल में स्थायी व्यवस्था या स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। देखिएगा, अंग्रेजों, ये इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आता है, प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा। ये
स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था इसलिए लागू की गई थी कि किसानों से टैक्स या रेवेन्यू उसकी वसूली की जा सके। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को हम कई नामों से जानते हैं, जैसे इसी को हम क्या बोलते हैं, रैयतवाड़ी, सॉरी, इसी को हम बोलते हैं स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को इस्तमरारी बंदोबस्त। क्या बोलते हैं? इस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था। ठीक है, इसी को हम सूर्यास्त कानून भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूर्यास्त कानून। तो प्रश्न आपसे पूछ लेगा सूर्यास्त कानून का संबंध किस व्यवस्था से है, तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। और स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था सर्वप्रथम कहां पे लागू की गई? बंगाल में। कब? 1793 में। और किसके समय में? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। आगे बढ़ते हैं। एकमात्र गवर्नर जनरल जिसकी समाधि कहां पे? गाजीपुर में है। कहां पे? गाजीपुर में। तो यह भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान से पढ़िएगा सभी लोग। एकमात्र गवर्नर जनरल है ये जिसकी समाधि भारत में है, और भारत में कहां पे? गाजीपुर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं, अगला गवर्नर जनरल आता है लॉर्ड वेलेजली। कौन आता है? लॉर्ड वेलेजली। तो लॉर्ड वेलेजली के संबंध में बहुत कुछ हम लोग देखते हैं, और इनसे जितने भी प्रश्न बनेंगे सारे इंपॉर्टेंट की श्रेणी में हम रखेंगे। पहला देखते हैं, भारत में सहायक संधि को प्रचलित किया। महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भारत में सहायक संधि को किसने प्रचलित किया? किसने प्रचलित किया? तो उत्तर आपका होगा लॉर्ड वेलेजली। तो सहायक संधि देखिए क्यों सहायक संधि अंग्रेजों ने इसलिए कहा कि हम आपकी दूसरों से रक्षा करेंगे, और खास करके किससे? फ्रांसीसियों से। किससे? फ्रांसीसियों से आपकी रक्षा करेंगे, इसलिए आप हमारे साथ संधि कर लो, और उस संधि को नाम दिया सहायक संधि। तो सहायक संधि में आप देख सकते हैं, इसमें सहायक संधि में बहुत सारे राज्य इन्होंने सहायक संधि करी। जैसे सबसे पहले सहायक संधि करी हैदराबाद ने। किसने करी? हैदराबाद ने। हैदराबाद ने करी कब? 1798 में। 1798 में। फिर इसके बाद में सहायक संधि करने वाला मैसूर। मैसूर ने 1799 में सहायक संधि करी। फिर अगला है तंजौर। कौन सा राज्य है? तंजौर। तंजौर ने सहायक संधि करी कब? 1799 में ही। 1799 में ही। अगला अवध प्रांत। कौन है? अवध। अवध प्रांत ने भी सहायक संधि करी कब? 1801 में। तो इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, उस ट्रिक को आप सभी लोग देखिएगा कि वो ट्रिक क्या है। बहुत आसानी से देखिएगा उस ट्रिक को क्या है, महत्वपूर्ण है। ट्रिक देखिएगा सभी लोग। ट्रिक है HMT। HMT घड़ी है ना, उसी के नाम पे HMT, और उसके बाद कह दीजिए A। तो H से क्या हो जाएगा? हैदराबाद। M से क्या हो जाएगा? मैसूर। M से क्या हो जाएगा? मैसूर। और T से क्या हो जाएगा? तंजौर। और A से क्या हो जाएगा? अवध। तो आपको ये क्रम याद रखने के लिए ये ट्रिक है HMTA। क्या ट्रिक है? HMTA। आइए दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। देखिए एक महत्वपूर्ण कार्य इसने और किया। सन 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करी। किसकी स्थापना करी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करी। ठीक है, तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके समय में हुई? तो लॉर्ड वेलेजली के समय में हुई। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बारे में बात करते हैं। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बारे में भी बहुत महत्वपूर्ण कथन है, इनके बारे में देखते हैं कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं और कौन कौन से फैक्ट हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। अभी तक देखिए यहां पर फिर से बदल गया, याद करिए, पीछे चलिएगा तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कौन था? बंगाल का गवर्नर था। फिर गवर्नर, बंगाल का गवर्नर क्या हुआ? वो बंगाल का गवर्नर क्या हो गया? गवर्नर जनरल हो गया। क्या हो गया? गवर्नर जनरल। तो ये पद कहां तक सीमित रहा? केवल बंगाल तक। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे अंग्रेजों का क्षेत्र बढ़ा तो अब
बंगाल के गवर्नर जनरल को कहां का गवर्नर जनरल माना जाने लगा? भारत का गवर्नर जनरल माना जाने लगा। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक को। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक प्रथा, प्रथा मत कहिए, कुप्रथा कहिए, सती प्रथा, जिस पर इसने प्रतिबंध लगाया, सती प्रथा पर इसने प्रतिबंध लगाया, और इनके साथ सहयोगी थे वो थे राजा राममोहन राय। कौन थे? राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय के साथ मिलकर इन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई। ठीक है, और कब लगाई? 1829 के नियम 17 के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, 1829 के नियम 17 के द्वारा। अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग। इन्होंने क्या किया? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने शिक्षा में माध्यम किसको बनाया? अंग्रेजी को बनाने पर जोर दिया। ठीक है, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। आइए आगे देखते हैं। एक इसका महत्वपूर्ण कार्य था कि इसने सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत किया। यानी यदि आप भारतीय हो तब भी धर्म, जन्म स्थान या इसके अलावा अन्य आधारों पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, आप सरकारी सेवा में जा सकते हो। यह इसका एक अच्छा कार्य था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला है गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड के बारे में देखते हैं हम लोग। चलिए आइए देखते हैं। शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर जीटी रोड रख दिया। ये आप लोगों से बहुत पूछता है, ग्रांड ट्रंक रोड या शेरशाह सूरी। तो प्रश्न तो ऐसे बन जाता है, जीटी रोड का पहले नाम क्या था? तो शेरशाह सूरी मार्ग। या जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया? तो शेरशाह सूरी ने। तो इसको बदल के अंग्रेजों ने क्या नाम रख दिया? ऑकलैंड के समय में जीटी रोड रखा। तो देखिएगा, ये रोड जो है, मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा, ये रोड मान लीजिए कि ये भारत का एक मैप है। ठीक है, ये रोड जो है ये पश्चिम बंगाल के आसपास से निकलती है और यहां से होते हुए भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जाती है। इसी को हम जीटी रोड कहते हैं। तो जीटी रोड का नाम कब बदला गया? जीटी रोड नाम कब रखा गया? तो लॉर्ड ऑकलैंड के समय रखा गया। चलिए अगले गवर्नर जनरल की ओर बढ़ते हैं। अगला है लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। देखते हैं जरा। एक ही फैक्ट है, 1843 में दास प्रथा को समाप्त कर दिया। दास प्रथा भारत में प्रचलित थी, तो आप देख सकते हो दास प्रथा पहले क्या था? स्लेव यानी दास को आप खरीद सकते थे और आप उससे जो चाहे वो कार्य करवा सकते थे। तो लॉर्ड एलनबरो ने, देखिए 1800, इससे पहले 1833 में एक अधिनियम आया और उस अधिनियम में यह कहा गया कि आने वाले समय में दास प्रथा को भारत से समाप्त कर दिया जाएगा। और यह काम कब किया गया? ठीक 10 सालों बाद, यानी 1843 में। और 1843 के नियम 5 के द्वारा दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। तो भारत से दास प्रथा को समाप्त किसके समय में किया गया? तो लॉर्ड एलनबरो के समय में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अगला है लॉर्ड डलहौजी। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के बारे में देखते हैं, कौन से पॉइंट एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। पहला पॉइंट, राज्य हड़प नीति या व्यक्तिगत सिद्धांत अपनाया। देखिए, इसने अंग्रेजी साम्राज्य को विस्तार देने के लिए राज्य हड़प नीति या व्यक्तिगत सिद्धांत अपनाया। इसको हम अंग्रेजी में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं। तो देखिए यहां पर हड़प नीति अपनाया इसने। तो हड़प नीति कई आधारों पर कहीं पर कहा कि आपके यहां पर कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो इसलिए हम आपके राज्य को हड़प रहे हैं या आपके राज्य पे कब्जा कर रहे हैं। किसी में बताया कि आपके यहाँ कुशासन है, शासन सही नहीं चल रहा है, इस आधार पर
व्यक्तिगत सिद्धांत के आधार पर राज्य को हड़प लिया। ठीक है, तो यहां पर बहुत सारे राज्य हैं जिनको हड़पा गया, तो उसमें से मैं कुछ राज्यों की चर्चा करता हूं और मैं आपको कुछ एक ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आपको सारे राज्य याद रहेंगे लगभग। सबसे पहले जो राज्य डलहौजी के द्वारा हड़पा गया वो था सतारा। कौन था? सतारा। सतारा के बाद एक रियासत थी जैतपुर। जैदपुर नहीं है, जैतपुर है, जैतपुर। फिर इसके बाद में है संभलपुर। कौन सी है? संभलपुर। संभलपुर, संभलपुर। संभलपुर के बाद में बघाट। कौन सी है? बघाट। बघाट है, एक रियासत है बघाट, उसको हड़पा। बघाट को हड़पने के बाद एक रियासत है उदयपुर। कौन सी है? उदयपुर। उदयपुर को हड़पा। उदयपुर के बाद इसने एक जो बड़ी रियासत थी यानी झांसी, झांसी को इसने इस आधार पे हड़पा कि यहां पर कोई उत्तराधिकारी नहीं है। झांसी के बाद नागपुर को भी इसने व्यक्तिगत सिद्धांत के आधार पे हड़प लिया या कब्जा कर लिया। और नागपुर के बाद इसने अवध पर भी कब्जा कर लिया। इतने सारे राज्य हैं। अब इनको याद कैसे करेंगे? तो मेरे पास में इसके लिए एक ट्रिक है, सभी लोग ध्यान से देखें। ट्रिक क्या है वो ट्रिक जरा देखें, सभी लोग ध्यान रखेंगे। सजेस, 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 बहु झाना। सजेस बहुझाना। ठीक है, और ब्रैकेट में यहां पे लिख दें आ। कई बार अभ्यास करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो देखिए यहां पर सा से सतारा है, जय से जैतपुर है, सा से संभल है, और बा से बघाट है, ऊ से उदयपुर है, और झा से झांसीपुर है, और ना से नागपुर है, और आ से अवध है। तो सजैस बहुझाना आपको याद रखना है। इससे आपको सारे जो राज्य हड़पे गए लॉर्ड डलहौजी के द्वारा वो आपको याद रहेंगे। आइए दूसरे फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए लॉर्ड डलहौजी के समय जो ग्रीष्मकालीन राजधानी थी यानी गर्मियों के दौरान इसने राजधानी परिवर्तित कर ली, और हर एक गर्मी में राजधानी किसको बनाया? शिमला को बनाया जाता था। शिमला वैसे कलकत्ता थी, ठीक है, लेकिन जब गर्मी आती थी तो ग्रीष्मकालीन। बहुत चालाक थे सारे लोग, है ना, बहुत चालाक थे ये सब कि जब गर्मी लगे तो सीधे शिमला पहुंच चलो, है ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सन 1853 में प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई। महत्वपूर्ण फैक्ट है, छोटे से बड़े एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो प्रथम रेलवे लाइन किसके समय में बिछाई गई? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में बिछाई गई। कहां से कहां तक सभी को पता है, ठीक है, कहां से कहां तक सभी लोग इस बात को बताओ भाई। चलो बताओगे क्या? ठीक है, चलो प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई 1853 में, ठीक है। इसके बाद अगला, अच्छा दूसरी रेलवे लाइन कहां बिछाई गई यह भी ध्यान रखिएगा। देखिएगा दूसरी रेलवे लाइन वो बिछाई गई कलकत्ता से रानीगंज। प्रथम तो यार बहुत पूछते हैं, प्रथम तो बहुत पूछते हैं, लेकिन दूसरी रेलवे लाइन वो कलकत्ता से रानीगंज। कहां से? कलकत्ता से रानीगंज। ध्यान रखिएगा ये दूसरी रेलवे लाइन है, और प्रथम तो सभी को पता है लगभग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। विद्युत तार सेवा कलकत्ता और आगरा के बीच शुरू की गई। तो सर्वप्रथम विद्युत तार सेवा किसके समय में शुरू की गई? एक प्रश्न तो ये बनेगा, तो उत्तर क्या होगा? लॉर्ड डलहौजी। और कहां से कहां तक? तो कलकत्ता से आगरा के बीच में यह विद्युत तार सेवा शुरू की गई। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सन 1854 में पहली बार डाक टिकटों का प्रचलन किया। ये भी प्रश्न, ये फैक्ट जो है इंपॉर्टेंट है, इससे भी प्रश्न बनता है कि पहली बार डाक टिकटों का प्रचलन किसके समय में हुआ या किसने किया? तो लॉर्ड डलहौजी। तो यहां पर यह कहा गया कि आप 2 पैसे में, यानी 2 पैसे के खर्च में
आप भारत में कहीं पर भी आप कोई भी अपना संदेश भेज सकते हैं। ठीक है, 2 पैसे का एक डाक टिकट लगाइए और अपना संदेश भेज दीजिए। चाचा, मामी, मामा, मामी, जिसको भी भेजना हो सबको आप भेज सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया। ठीक है, यानी वर्तमान में जैसे पीडब्ल्यूडी विभाग वर्क करता है वैसे ही इसने पीडब्ल्यूडी एक विभाग बनाया। किसके समय में ये बना? लॉर्ड डलहौजी के समय में बना। सार्वजनिक निर्माण विभाग का निर्माण लॉर्ड डलहौजी के समय। आइए नेक्स्ट देखते हैं। लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भाई बहुत महत्वपूर्ण है, इनके बारे में सूचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। हर एक एग्जाम में हो, चाहे एसएससी हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, या सुपर टेट हो, या पीसीएस का कोई एग्जाम हो, या कोई भी एग्जाम हो राज्य स्तर का या कोई केंद्रीय स्तर का कोई भी एग्जाम हो, यहां से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। देखते हैं पहला पॉइंट। 1857 का विद्रोह इसी के समय में हुआ। तो पहला प्रश्न तो यही बन जाता है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, क्लियर है सभी को? नेक्स्ट देखते हैं। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। क्यों? देखिए, 1857 का विद्रोह होता है। 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय जनता चूंकि नाराज होती है तो 1858 का एक अधिनियम आता है। 1858 का अधिनियम आता है और इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल का जो पद था, गवर्नर जनरल के पद के नाम को बदल के क्या कर दिया गया? वायसराय कर दिया गया। वायसराय कर दिया गया और कोई परिवर्तन नहीं किया गया भाई, शक्तियां वही हैं, केवल नाम बदल दिया गया। गवर्नर जनरल का नाम क्या हो गया? वायसराय। तो भारत का प्रथम वायसराय कौन होगा? लॉर्ड कैनिंग। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन होगा? लॉर्ड कैनिंग ही होगा। आइए नेक्स्ट पे बढ़ते, नेक्स्ट पॉइंट पे। नोट या रुपए का प्रचलन किया। ठीक है, जो पुराने सिक्के वगैरह चलते थे उनके स्थान पर रुपए का प्रचलन इसने किया, नोट का प्रचलन किया। तो यह भी महत्वपूर्ण है, आपसे पूछ लिया जाएगा एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की स्थापना कैनिंग के समय ही हुई। ठीक है, इंडियन पीनल कोड की स्थापना किसके समय में हुई? कैनिंग के समय में हुई। ठीक है, और वो कब हुई? 1861 समय मिलता है और कहीं कहीं पर ये 1862 भी मिलता है। तो आप ऑप्शन के हिसाब से करेंगे, दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आएंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिएगा। अब देखिए, यहां से गवर्नर जनरल अब क्या हो गया? वायसराय। तो अब लॉर्ड मेयो के बारे में पढ़ते हैं। लॉर्ड मेयो के बारे में देखते हैं फैक्ट। 1871 में पहली बार जनगणना का कार्य मेयो के समय में ही प्रारंभ हुआ। तो पहली बार जनगणना का कार्य किसके समय में हुआ? मेयो के समय में। और सन कौन सा था भाई? 1871। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। लेकिन एक बार ये जनगणना होती है फिर ये रुक जाती है, नियमित रूप से कब होगी इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अब अगला जो गवर्नर जनरल या वायसराय है वो है लॉर्ड रिटन। कौन है? लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन के बारे में देखते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए, लॉर्ड रिटन के समय में प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया लॉर्ड रिपन के समय। तो देखिए, कुल 3 दिल्ली दरबार हुए थे, इनकी भी चर्चा इसी समय कर लेते हैं। 3 दिल्ली दरबार कितने हुए? 3 दिल्ली दरबार आयोजित किए गए, है ना। इंग्लैंड से राजा रानी, है ना, आते थे, उनके स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता था। तो पहला देखिएगा, पहला आपके सामने ही लिखा हुआ है, कब? 1877 में। और जो दूसरा है वो 1903 में। कब आयोजित किया गया? 1903 में। और जो तीसरा है वो आयोजित किया गया दिल्ली दरबार 1911 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1877, 1903 और 1911। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं।
वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के माध्यम से भारतीय भाषा के समाचार पत्रों को प्रतिबंधित किया गया। तो सबसे पहला तो एक प्रश्न यहां से बनेगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय में आया? तो आपका आंसर क्या होगा? लॉर्ड लिटन के समय में आया। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है क्या? भारतीय समाचार पत्र, भाई अंग्रेजों की प्रशंसा में तो नहीं लिखेंगे ना, अंग्रेज अगर गलत कर रहे हैं तो भारतीय समाचार पत्र भी वैसे ही छापेंगे ना। तो अंग्रेजों ने भारतीय भाषा के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया, और वो किस एक्ट के द्वारा? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। यहां पर इसने एक काम और किया, सिविल सेवा परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। देखिए, पहले सिविल सेवा का एग्जाम भारत में नहीं होता था। सिविल सेवा का एग्जाम देना है तो आप इंग्लैंड जाओ, ठीक है ना, इंग्लैंड जाओ, वहां पे दो। आयु घटा के थोड़ी सी चालाकी करी अंग्रेजों ने कि कम आयु में कौन अपने घर के बच्चे को भेजेगा, ये चालाकी करी इन्होंने, ठीक है, तो 19 कर दी। तो यह प्रश्न भी पूछ लिया जाता है, किसके समय में सिविल सेवा परीक्षा की आयु 21 से घटाकर कितनी कर दी गई भाई? 19 कर दी गई। तो कौन है? लॉर्ड रिटन। क्लियर है सभी को? चलिए आइए देखते हैं अगला। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन के बारे में देखते हैं, लॉर्ड रिपन के बारे में देखते हैं। लॉर्ड रिपन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। सबसे पहले, भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय गवर्नर जनरल माना जाता था। तो यह प्रश्न भी आपसे पूछ लिया जाता है, भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय गवर्नर जनरल कौन? या वायसराय भी कह सकते हैं। कौन है भाई? लॉर्ड रिपन। ठीक है, सीधा सा प्रश्न, सीधा सा आपका उत्तर भी होना चाहिए। अब देखिए, मैंने जनगणना भी आपको बताई थी, प्रारंभ हुई थी लॉर्ड मेयो के समय, लेकिन प्रथम वास्तविक या हम कह लें नियमित जनगणना किसके समय से प्रारंभ हुई? तो लॉर्ड रिपन के समय में। और कब? 1881 से। ठीक है, 1881 से। फिर तब से यह बना दिया गया एक नियम कि प्रत्येक 10 वर्षों बाद जनगणना होगी। तो जैसे अभी हाल फिलहाल की बात करते हैं, 2011 में जनगणना हुई थी, तो अब कब होगी? 2021 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। प्राथमिक शिक्षा से संबंधित हंटर कमेटी का गठन किया गया। तो देखिएगा, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित हंटर कमेटी है, इसका गठन किया गया 1882 में। कब किया गया? 1882 में। देखिए, इसने हंटर कमीशन ने केवल प्राथमिक शिक्षा ही नहीं, माध्यमिक शिक्षा के बारे में भी सुझाव दिए थे, लेकिन महत्वपूर्ण सुझाव प्राथमिक शिक्षा से संबंधित थे। तो हम इसलिए कहते हैं हंटर कमेटी का गठन किसके समय में? लॉर्ड रिपन के समय में। कब? 1882 में। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नगरों में नगर पालिका का गठन किया। देखिए, नगरों में नगर की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए नगर पालिका का गठन किया इसने। बाद में हम लोग खुद देखेंगे कि संविधान में भी हमने नगर पालिका का गठन किया और उसको संविधान में रखा या स्थान दिया। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब देखिएगा, अगला गवर्नर जनरल या वायसराय है लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के बारे में देखते हैं। लॉर्ड डफरिन के समय में ही कांग्रेस की स्थापना हुई। तो कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर, कब हुई? 28 दिसंबर 1885 में हुई। और उस समय गवर्नर जनरल कौन था या वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। सीधे से आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की भी स्थापना लॉर्ड डफरिन के समय की गई। कब की गई? 1887 में। कब की गई? 1887 में। तो महत्वपूर्ण पॉइंट है, अगर राज्य का कोई एग्जाम होगा, यूपी का कोई भी एग्जाम होगा राज्य स्तर का, तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब और किसके समय में हुई। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अगला गवर्नर जनरल या वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन। कौन है? लॉर्ड लैंसडाउन। इनके बारे में देखते हैं। देखिएगा, सन 1893 में भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा निश्चित की गई।
डूरंड रेखा निश्चित की गई। ठीक है, डूरंड रेखा, डूरंड रेखा निश्चित की गई। तो कुछ लोग इसमें अभी कह रहे होंगे कि डूरंड रेखा तो भारत और अफगानिस्तान के बीच तो है ही नहीं, डूरंड रेखा तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, सॉरी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। लेकिन मैं बात कब की कर रहा हूं, यहां पर देखिए सन 1893 की, जब भारत का एक हिस्सा पाकिस्तान हुआ करता था। देखते हैं हम लोग कुछ ऐसा, देखिएगा यहां पे चित्र में मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पर देखिए, तब ये देखिएगा पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था। ठीक है, अब जब 1893 में ये रेखा खींची गई तो ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में, 1893 में जब ये खींची गई रेखा तो भारत और अफगानिस्तान, लेकिन जब पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र बन गया तो डूरंड रेखा किसके किसके मध्य हो गई, अब वो हो गई किसके किसके मध्य, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य। किसके किसके मध्य, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य, अफगानिस्तान के मध्य। ठीक है, बहुत पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा, डूरंड रेखा किसके किसके मध्य वर्तमान में, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला गवर्नर जनरल या वायसराय है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के बारे में देखते हैं जरा। भारत का सबसे अलोकप्रिय वायसराय, इसे सबसे अलोकप्रिय वायसराय इसके कार्यों की वजह से कहा जाता है। इसने कुछ ऐसे कार्य किए जिससे इसे सबसे अलोकप्रिय वायसराय कहा जाता है। तो जरा देखते हैं इसके बारे में और फैक्ट। पुलिस विभाग में सीआईडी की स्थापना की। देखिए पुलिस विभाग में गुप्तचर एक विभाग बनाया जिसे नाम दिया गया सीआईडी। ठीक है ना, सीआईडी नाम दिया गया। तो सीआईडी की स्थापना सबसे पहले किसके समय में हुई, लॉर्ड कर्जन के समय में हुई। ठीक है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की स्थापना लॉर्ड कर्जन के समय में हुई। इस चीज को ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। चलिए अगला देखते हैं। बंगाल विभाजन महत्वपूर्ण, बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ। कब हुआ, 1905 में हुआ। कब हुआ, 1905 में हुआ। ठीक है, बंगाल विभाजन के बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। अगला देखते हैं फैक्ट। अगला देखिएगा, अगला गवर्नर जनरल या वायसराय है लॉर्ड मिंटो द्वितीय। तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय क्या करता है, तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय के बारे में देखते हैं जरा। इसी के समय में 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना में दो लोग होते हैं, एक ढाका के नवाब होते हैं सलीमुल्लाह खां। कौन होते हैं, सलीमुल्लाह खां, सलीमुल्लाह खां और आगा खां। कौन होते हैं, सलीमुल्लाह खां और आगा खां, आगा खां। ठीक है, किसके समय में, तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में। कहां पर, ढाका में। कब, 1906 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन में विभाजन। देखिए कांग्रेस गरम दल और नरम दल में विभाजित हुई। कहां पे, सूरत अधिवेशन में। और सूरत अधिवेशन कब हुआ था, तो सभी को याद होना चाहिए, सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, रास बिहारी घोष ने की थी। चलिए अगले पे आते हैं। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय बहुत महत्वपूर्ण है, देखते हैं। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, देखिए लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं प्रथम दिल्ली दरबार कब हुआ, द्वितीय कब हुआ, और ये तृतीय के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तृतीय दिल्ली दरबार ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में हुआ। और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में ही जो बंगाल को अलग किया गया था, तो बंगाल विभाजन को निरस्त कर दिया गया। तो प्रश्न आपसे सीधे से पूछ लेगा कि किसके समय में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया, तो कौन है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। सभी को क्लियर होना चाहिए। फिर देखेगा यहीं पर दिल्ली दरबार में ही राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की बात करी गई। यह बात करी गई कब, 1911 में, लेकिन इंप्लीमेंट कब हुई, 1912 में।
तो राजधानी परिवर्तित कब हुई? 1912 में। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और बात कब कही गई थी? 1911 में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला गवर्नर जनरल या वायसराय है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इनके बारे में देखते हैं जरा। रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट किसके समय में आया? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में आया। कब आया? सभी को पता है, सभी को पता है 1919 में। कब आया? 1919 में आया। रॉलेट एक्ट क्यों आया? ये चूंकि क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ गई थी तो इसको रोकने के लिए रॉलेट एक्ट आया। सिडनी रॉलेट ने इसकी सिफारिश करी, उसकी सिफारिश पर रॉलेट एक्ट आया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड ये 13 अप्रैल 1919 को होता है। कब होता है? 13 अप्रैल 1919। ध्यान रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। क्यों होता है और कहां पर होता है? तो सबसे पहले जान ले, ये पंजाब में होता है। कहां पे? पंजाब में। और पंजाब के किस शहर में? अमृतसर में। अमृतसर में होता है। यहां पर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है जो यहां के नेता हैं, जिनको बोलते हैं डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन किचलू। इन दोनों की गिरफ्तारी के विरोध में सारे लोग जलियांवाला बाग में सभा करते हैं और वहां पे जनरल डायर गोली चलवा देते हैं, जिसमें कि हजारों लोग मारे जाते हैं। लगभग 1600 से ऊपर गोलियां चलाई गई थी। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन की शुरुआत भी किसके समय में हुई? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुई। तो खिलाफत आंदोलन देखिएगा 1919 से शुरू होता है और असहयोग आंदोलन 1920 से। बाद में ये दोनों आंदोलन आपस में एक ही में मर्ज हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, खिलाफत और असहयोग आंदोलन की शुरुआत लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। नेक्स्ट गवर्नर जनरल या वायसराय लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के बारे में देखते हैं जरा हम लोग। देखिए इसी के समय में साइमन कमीशन भारत आया। साइमन कमीशन भारत क्यों आया इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। ये आया 1928 में। कब आया? 1928 में। साइमन कमीशन का विरोध हुआ क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था। और साइमन कमीशन भारत इसलिए आया था कि अगला एक अधिनियम बनाना था। जैसे 1919 में आया अधिनियम, वैसे ही एक अधिनियम और बनाना था। तो साइमन कमीशन इसलिए भारत आया था। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इसी के समय यानी लॉर्ड इरविन के समय लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। तो देखिए एक सीधा सा प्रश्न कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में। और जिस समय पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया तो उस समय गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड इरविन के समय ही 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जाता है या सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की जाती है। ठीक है, देख लो भाई, इधर ये बने इरविन साहब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में बात करते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन देखिएगा यहां पर। लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में सबसे पहला फैक्ट देखिएगा। 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन प्लान की घोषणा की गई, जिसमें भारत विभाजन योजना थी। तो पहला प्रश्न तो माउंटबेटन प्लान कब आया? तो जून 1947 में। फिर किस प्लान या किस योजना के अंतर्गत भारत विभाजन की योजना बनाई गई? तो कौन सा? माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन प्लान के अंतर्गत ही भारत को बांटने की या भारत को विभाजित करने की बात कही गई। यह बात सभी को क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं जरा अगला।
देखिए, सीमा निर्धारण के लिए एवं पंजाब विभाजन के लिए रेडक्लिफ की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया। तो देखिए, पंजाब, जब पाकिस्तान भारत का विभाजन हो रहा था पाकिस्तान और भारत में, तो पंजाब का भी कुछ हिस्सा पाकिस्तान में जाना था। तो इसके लिए एक व्यक्ति हैं रेडक्लिफ, उनकी अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया और इनका काम क्या था? सीमा का निर्धारण करना। क्लियर है सभी को लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में? नेक्स्ट देखते हैं फैक्ट। देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन के समय 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। तो प्रश्न यहां पे सीधा सा पूछा जाएगा, जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब देखिए, अंग्रेज अचानक भारत को छोड़ के तो जा नहीं सकते थे, इसलिए अंग्रेजों ने भारत की व्यवस्था को संभालने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन को भारत में छोड़ा और यहां पर स्वतंत्र होने के बाद भी लॉर्ड माउंटबेटन भारत का गवर्नर जनरल बना रहा। तो इसीलिए हम कहते हैं स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन? तो लॉर्ड माउंटबेटन। ध्यान रखिएगा, कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन। तो यहां पर मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूं आपको। देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन के बाद में कौन आएगा? यहां पर एक भारतीय आएंगे, सी राजगोपालाचारी। जब सारी स्थिति सुधर जाएगी तो सी राजगोपालाचारी को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। सी राजगोपालाचारी 1948 से 1950 के मध्य गवर्नर जनरल रहते हैं। तो यहां पर प्रश्न यह बन जाता है कि स्वतंत्र भारत के, ढंग से देखिएगा इस चीज को, स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। तो भाई नाम किसका आएगा यहां पे? तो नाम आएगा किसका यहां पे? सी राजगोपालाचारी। तो स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? सी राजगोपालाचारी। देखिए, अब इसी समय से संविधान बनना शुरू हो जाता है। जब संविधान बन जाएगा तो 1950 में गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया जाएगा। गवर्नर जनरल का पद समाप्त, ठीक है, ध्यान रखिएगा, गवर्नर जनरल का पद समाप्त। और इसके स्थान पर अब जगह कौन ले लेगा? राष्ट्रपति। सभी को एक क्लियर होना चाहिए भाई, ठीक है। तो यहां पर मैं एक बार फिर से आपको बताऊं, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन और उसके बाद में स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन? सी राजगोपालाचारी। मुझे लगता है कि आपको यह टॉपिक पूरा एकदम क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा इसका अभ्यास करें, देखें प्रश्न कैसे बन सकते हैं। मिलते हैं हम लोग इतिहास के अगली श्रृंखला में, मिलते हैं हम लोग। चलिए आज के लिए बस इतना ही।